हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नमाज से 5 मिनट पहले हिंदू बंद करें पूजा और लाउड स्पीकर। बताएंगे दोस्तों, तानाशाही बांग्लादेश में देखने को मिली है। कोई और नहीं, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार का बड़ा ही तालिबानी आदेश। दोस्तों, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच इस बड़े फैसले ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। तो वही बताएंगे, यूक्रेन ने भारत के सामने रख दी बहुत बड़ी शर्त। कह दिया अगर यूएनएससी में पक्की सीट चाहिए तो ये करना होगा। बताएंगे दोस्तों क्या शर्त रखी है यूक्रेन ने। तो वही राहुल गांधी ने अमेरिका में किया सबसे बड़ा दावा। बताया चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन पर कर लिया है कब्जा। बताएंगे जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो राहुल गांधी को घेरा है दोस्तों, वाकई में वो देखने लायक है। और वहीं आपको ये भी बताएंगे, राहुल गांधी की बात सुनकर खुश हो गया आतंकी पन्नू। खालिस्तानी आतंकवादी कहा था खालिस्तान की मांग है जायज। तो वहीं समय रहते मालदीव के मुइजू को आ गई अक्ल। भारत के सामने हीरो बनने की कर रहा था कोशिश। भारत यात्रा से पहले 2 मंत्रियों का इस्तीफा। प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ उगला था जहर। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर भारत में विकास होते हुए देखना चाहते हैं, भारत को विकसित बनते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां नमाज से 5 मिनट पहले हिंदू बंद करें पूजा और लाउड स्पीकर। दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार का तालिबानी आदेश। दोस्तों, बांग्लादेश इस मोहम्मद यूनुस की तानाशाही सबके सामने निकल कर आ रही है। बता दें, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय ने तालिबानी फरमान जारी किया है। मंगलवार 10 सितंबर को जारी बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के आदेश में दुर्गा पूजा से पहले देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निर्देश दिया गया है। इसमें पूजा समितियों को अजान और नमाज से 5 मिनट पहले दुर्गा पूजा से जुड़े अनुष्ठान और साउंड सिस्टम बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश से हिंदू समुदाय में आक्रोश है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के आदेश की तुलना लोग तालिबानी फरमान से कर रहे हैं। इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने मंगलवार को सचिवालय में बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के नेताओं से मुलाकात की थी। बैठक के बाद गृह मामलों के सलाहकार ने दुर्गा पूजा से पहले कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी ने कहा कि पूजा समितियों को अजान और नमाज से 5 मिनट पहले और उसके दौरान संगीत, वाद्य यंत्र और साउंड सिस्टम बंद रखने के लिए कहा गया है। ऐसे में यह क्लियरली दिखा रहा है कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार तो हो ही रहा है, लेकिन यूनुस के सरकार में आने के बावजूद और भी ज्यादा नए नए फरमान लागू किए जा रहे हैं। उसकी सरकार द्वारा नए नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं हिंदुओं पर, जो कि एक तरीके से उनके लिए सांसें दबा देने वाली बात है, उनकी आजादी को छीन लेने वाली बात है। ये दर्शाती है कि यूनुस की सरकार हो या फिर खालिदा जिया की, ये सारे एक जैसे मिले हुए पार्टी नजर आते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इन हिंदुओं पर लगे इस एक्शन पर भारत क्या कदम उठाता है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, यूएनएससी में पक्की सीट चाहिए तो रोको रशिया की तबाही। जी हाँ, यूक्रेन ने भारत के सामने रख दी ये सबसे बड़ी शर्त। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उठ रही मांग के बीच यूक्रेन के राजदूत ने भारत के सामने बड़ी शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी परमानेंट सीट चाहता है तो उसे यूक्रेन में रूस के युद्ध को खत्म करने में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। नई दिल्ली में यूक्रेनी राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक ने कहा कि यूक्रेन चाहता है कि भारत दोनों युद्धरत देशों के बीच बातचीत में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाए। उसे सिर्फ संदेश वाहक बनकर सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए भारत को रूस से अपने पुराने और घनिष्ठ संबंधों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले जयशंकर जी ने जर्मनी में वार्षिक सम्मेलन के दौरान जोर देते हुए कहा था कि रशिया और यूक्रेन को बात करनी ही होगी और अगर वे चाहते हैं तो भारत सलाह देने को तैयार है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भारत हमारे प्रपोजल, हमारे प्रस्ताव पर सहमत है भी या नहीं। पोलिशचुक ने कहा कि अगर भारत अपने हितों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट चाहिए तो उसे रशिया से बातचीत में ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। पोलिशचुक ने कहा कि भारत को महज यूक्रेन और रशिया के बीच संदेश वाहक की भूमिका निभाकर संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि अधिक मजबूत भूमिका निभानी चाहिए। जी हाँ, ऐसे में ये शर्त रख करके कहीं ना कहीं यूक्रेन चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो जाए और भारत अगर इसमें उसकी मदद करता है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए वो हमेशा सपोर्ट करने को तैयार है यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप दिलाने के लिए। इस पर आपकी क्या कथन होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि क्यों रशिया ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवाने के लिए भारत, ब्राजील और चाइना को चुना। उन्हें क्लियर कहा है कि ब्राजील भारत का नजरिया सराहनीय है, जेलेंस्की को गंभीरता से नहीं लिया भारत ने, इसीलिए शांति की कवायद पर हमने भारत को चुना है। दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की बातों और युद्ध विराम को लेकर उनके फार्मूले को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की समाप्ति को लेकर ब्राजील और
भारत का नजरिया सराहनीय है। लावरोव ने कहा कि उन्होंने जेलेंस्की के शांति प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। रूसी विदेश मंत्री ने यूक्रेन की नियत पर भी गंभीर सवालिया निशान लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि जेलेंस्की का खुद के शांति सूत्र पर अड़े रहना दिखाता है कि वे युद्ध विराम को लेकर गंभीर नहीं है। तो वहीं आपको बता दें, एक तरफ यूक्रेन भारत से युद्ध विराम लगवाने की बात कर रहा है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया भारत को महत्व दे रहा है कि भारत वो देश है जो युद्ध को रुकवा सकता है। ऐसे में वाकई में भारत की साख बढ़ रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देंगे दोस्तों, अवश्य बताइएगा। तो वहीं वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आज भारत की असली पावर को वो भी देख सके जो भारत को जलील करने की कोशिश करते हैं या फिर भारत को कुछ भी नहीं समझते। तो वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने अमेरिका में किया सबसे बड़ा दावा, कहा चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन पर कर लिया कब्जा। लेकिन ये नहीं बताया कि उनको पता कैसे चला। बता दें, अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से ठीक से नहीं निपटा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि चीन ने भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत और कोई जानकारी नहीं दी और ना ही बताया कि उनको ये बात पता कैसे लगी। अगर वो ऐसा दावा कर रहे हैं तो किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में मंगलवार को बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर में चीनी सैनिकों का होना किसी चीज से ठीक से निपटना है, तो शायद हमने लद्दाख में दिल्ली के आकार की जमीन पर चीनी कब्जों सैनिकों का कब्जा कर रखा है। मुझे लगता है कि ये एक आपदा है। दोस्तों, ये कहते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी अटैक किया। उन्होंने कहा अगर कोई पड़ोसी देश आपकी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर ले तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या कोई राष्ट्रपति ये कहकर बच निकल पाएगा कि उसने इसे ठीक से संभाला है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ने चीन से ठीक से निपटा है। मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में बैठे रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात पर बीजेपी तो भड़की है, लेकिन पाकिस्तान से पन्नू तक के तारीफों के पुल बांधे हैं राहुल गांधी ने, जिसके बाद खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू राहुल गांधी की बात सुनकर हुए खुश। बता दें, राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं। उन्होंने यहाँ वर्जीनिया में सिखों को लेकर जो बयान दिया है उसकी वजह से सुर्खियां पीक पर हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी, क्या उन्हें गुरुद्वारा में जा सकेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ये लड़ाई किस बारे में है। ये लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, ये सतही है। राहुल गांधी के इस बयान पर लगातार विवाद हो रहा है। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान को खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपना समर्थन दिया है। प्रतिबंधित सिख आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के को फाउंडर पन्नू ने बयान जारी करके राहुल गांधी के समर्थन करते हुए कहा कि इस बात की पुष्टि है कि एसएफजे वैश्विक खालिस्तानी रेफरेंडम की मांग कर रहा है, वो सही है। पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को साहसिक और अग्रणी बताया। उसने कहा कि भारत में सिखों के अस्तित्व के लिए खतरा है। राहुल का बयान न केवल साहसिक और अग्रणी है बल्कि 1947 में भारत में लगातार शासन के तहत सिखों द्वारा सामना किए गए तथ्यात्मक इतिहास पर भी पूरी तरह आधारित है और सिखों की मातृभूमि खालिस्तान की स्थापना के लिए पंजाब स्वतंत्रता जनमत संग्रह के औचित्य पर एसएफजे के रुख की भी पुष्टि करता है। ऐसे में दोस्तों, इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात पर भड़कती दिखाई दी है। बीजेपी क्लियर कहा है कि पाकिस्तान से पन्नू तक तारीफों के पुल बांध रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी ने उनके इस बयानों को देश विरोधी करार दिया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी अपने चिर परिचित अंदाज में नेता प्रतिपक्ष हैं और चित्र विचित्र अंदाज में भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, परंतु इस बार जो हुआ है वो अपने आप में बहुत गंभीर और पूरे देश के लिए विचारणीय है। वे भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात कर अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, मालदीव के मुइजू को आ गई अकल। भारत यात्रा से पहले 2 मंत्रियों का इस्तीफा पीएम मोदी के खिलाफ उगला था, उन्होंने जहर। बता दें, क्या है खबर। मालदीव के चीन परस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की सरकार ने मंगलवार को बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद मुइजू ने इसी साल जनवरी में पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया था। मंत्रियों के इस्तीफे की जानकारी ऐसे समय में आई है जब बीजिंग के पाले में जाकर बैठे मुइजू एक बार फिर से नई दिल्ली के साथ रिश्तों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उनका जल्द भारत आने का कार्यक्रम है। मालदीव सरकार की प्रवक्ता ने हिना वलीद ने कहा है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू बहुत जल्द ही भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। इसके पहले मालदीव के राष्ट्रपति आमतौर पर पदभार संभालने के तुरंत बाद भारत की आधिकारिक यात्रा करते थे, लेकिन चीन से दोस्ती रखने वाले मुइजू ने अभी तक भारत की आधिकारिक यात्रा नहीं की है। संभावित यात्रा के बारे में वलीद ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, ऐसी यात्राएं दोनों देशों के नेताओं के लिए अधिकतम सुविधाजनक समय के लिए निर्धारित की जाती है। इस बारे में चर्चा चल रही है। तो वहीं बता दें, उधमपुर कठुआ के जंगलों में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़ शुरू। जैश के 3 आतंकियों के फंसे होने की सूचना। दोस्तों, उधमपुर कठुआ
के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार जंगल में 3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल का प्रयास जारी है। मुठभेड़ शुरू होते ही सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। उधमपुर कठुआ के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना से इलाके के लोगों में खौफ का माहौल है। तो वहीं दोस्तों सेम खबर है, अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में बीएसएफ का जवान हुआ घायल। जी हां, जम्मू के अखनूर इलाके में बुधवार को पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान अपना घायल हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते के बावजूद पाकिस्तानी सेना की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। बीएसएफ ने गोलीबारी का जवाब दिया। हालांकि पाकिस्तानी पक्ष में हताहतों की संख्या का तुरंत पता नहीं चला है। दोस्तों बीएसएफ ने एक बयान में कहा कि 11 सितंबर 2024 को लगभग 2:35 पर अखनूर इलाके में सीमा पार से बिना उकसावे के गोलीबारी की घटना हुई और जिसका बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि पाकिस्तानी गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। वहां पर टेंशन का माहौल है और जवान अपने हाई अलर्ट मोड पर हैं। दोस्तों ऐसे में गेट वेल सून कहना मत भूलिएगा अपने इस घायल हुए बीएसएफ जवान को। तो वहीं बता दें, पूर्व रॉ चीफ का IC-184 हाईजैक पर नया खुलासा। सब हाथों से निकल रहा। 25 साल पहले अजीत डोभाल ने कंधार से किया था फोन। दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-184 द कंधार हाईजैक की रिलीज के बाद 1999 की इस घटना को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। अब खुफिया एजेंसी रॉ के तत्कालीन चीफ अमरजीत सिंह दुलत ने लाल कृष्ण आडवाणी और अजीत डोभाल को लेकर नया खुलासा किया है। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय गृह मंत्री थे और तीनों आतंकियों को छोड़े जाने का उन्हें बहुत अफसोस था। उन्होंने कहा कि इस बात से अजीत डोभाल को भी दुख हुआ क्योंकि वो लाल कृष्ण आडवाणी की तरह सोचते हैं। अमरजीत सिंह ने यह भी बताया कि कंधार से अजीत डोभाल ने फोन करके बताया था कि वो वहां सुरक्षित नहीं है। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मास्टर स्ट्रोक से बैक फुट पर आया चाइना। विदेश मंत्रालय देने लगा सफाई। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 2.5 साल बीत चुका है। पहले रूस यूक्रेन पर हावी था, अब यूक्रेन ने भी जंग में आक्रामकता दिखाना शुरू कर दिया है। दोनों ही देश लंबे वक्त से चले आ रहे इस युद्ध से थक चुके हैं। ऐसे में पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही बिना अपनी नाक नीचे किए युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने हाल ही में बयान दिया कि युद्ध का अंत करने में भारत और चीन जैसे देश बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पीएम मोदी ने इस घटनाक्रम के तुरंत बाद एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रूस के दौरे पर भेज दिया। दोस्तों भारत की इस मजबूत कूटनीति के सामने चीन पिछड़ता नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे पर सफाई सामने आई है। अब चीन भी युद्ध को खत्म कराने के लिए आगे आने की बात कह रहा है। दोस्तों पुतिन के बयान पर चीन ने शायद ज्यादा गौर ना किया हो। जब इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी ने पुतिन की बात को दोहराया कि भारत और चीन जैसे देश रशिया यूक्रेन संकट को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, तब जाकर ड्रैगन की नींद टूटी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को कहा कि चीनी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध खत्म होना चाहिए। यूक्रेन मुद्दे पर चीन का स्पष्ट रुख है। चीन हमेशा से मानता रहा है कि दुश्मनी को जल्द से जल्द खत्म करके राजनीतिक समाधान की तलाश करना सभी पक्षों के हित में है। चीन का मानना है कि यूक्रेन संकट से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका बातचीत और वार्ता है। यानी कि दोस्तों अजीत डोभाल को देखकर अब चाइना भी एक्टिव होता नजर आ रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें एक अंदर की बात कि चाइना कुछ भी कह ले, कुछ भी चाह ले, लेकिन वो चाहकर भी इस युद्ध को समाप्त नहीं करवा सकता, कुछ नहीं कर सकता। चाइना ऐसा इसलिए भी क्योंकि भले ही चीन और रशिया के बीच अच्छे संबंध हो, लेकिन चीन और यूक्रेन के करीबी रिश्ते कतई भी नहीं है। जी हाँ, अगर कोई इन रिश्तों में रंग ला सकता है, इन युद्ध को समाप्त करवा सकता है, तो वो मात्र एक अपना भारत ही है। दोस्तों ऐसे में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दे आखिर क्या है फतेह 360 जिससे बौखलाए अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों अचानक यूक्रेन क्यों पहुंचे दोनों देशों के विदेश मंत्री। बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ही देश एक दूसरे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन दोस्तों मंगलवार की रात जहां यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को समेत 10 शहरों पर 140 ड्रोन से हमला बोला, वहीं रूस ने पलटवार करते हुए बुधवार को 25 ड्रोनों से यूक्रेन पर हमला बोल दिया। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लेमी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए अचानक एक साथ यात्रा करके कीव पहुंच गए। दोनों नेता पोलैंड के सीमावर्ती शहर प्रेजेमिसल से रेल मार्ग से कीव पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेता इस दौरे पर पश्चिमी देशों से और अधिक हथियार भेजने और रूस की भौगोलिक सीमा के अंदर उनके इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर चर्चा करेंगे। तो वहीं बता दें, एआई के जरिए न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल कर सकता है चाइना। अमेरिका यूनाइटेड किंगडम समेत तमाम देशों की बड़ी धुकी दोस्तों परमाणु हथियार कैसी तबाही मचा सकते हैं ये दुनिया के उनके विकास के साथ ही 1945 में देख लिया था। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए थे। वो दुनिया में परमाणु बमों के इस्तेमाल का इकलौता वाकया है। बाद के दशकों में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, भारत समेत कई देशों ने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पाली है। नतीजा
ये हुआ कि छोटे छोटे संघर्षों के भी परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा बरकरार रहा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जमाना है। अमेरिका, चीन समेत कई देश एआई के सैन्य इस्तेमाल पर प्रयोग कर रहे हैं। बात यहाँ तक बढ़ी है कि अब एआई के जरिए परमाणु हथियार कंट्रोल किए जाने का खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, इसी खतरे को कम करने के लिए दुनिया के 60 देश पिछले दिनों साउथ कोरिया में जमा हुए। उनका लक्ष्य ये घोषित करना था कि परमाणु हथियारों का नियंत्रण इंसानों के हाथों में ही रहेगा। तो वहीं बता दें, आईएमएफ ने अटकाया पैकेज तो अटकी पाकिस्तान की सांस। जिन्ना के देश पर गहराया दिवालिया होने का संकट। जी हाँ, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बीते कुछ वर्षों में लगातार खराब हुई है। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट मांगा है। काफी समय से पाकिस्तान में आईएमएफ से मिलने वाली मदद की चर्चा है, लेकिन लगातार होती देरी से ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि उसको कोई सहायता नहीं मिलने जा रही है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने संकेत दिए हैं कि आईएमएफ इस्लामाबाद को बेल आउट पैकेज के लिए बहुत उत्सुक नहीं है और इसमें देरी हो सकती है। माना यह जा रहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान को बेल आउट देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहा है और फिलहाल डील अधर में है। ऐसे में अगर आईएमएफ आर्थिक पैकेज में देरी करता है तो इस्लामाबाद के लिए मुश्किल हो सकती है और देश दिवालिया होने जैसी स्थिति का भी सामना कर सकता है। वहीं बता दें, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कौन जीता डिबेट, टेलर स्विफ्ट ने दिया कमला को तगड़ा समर्थन। बता दें, जून में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की पहली डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप के सामने राष्ट्रपति बाइडेन असहाय दिखे। उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी समेत पूरे अमेरिका में समर्थकों की तरफ से आवाज उठी कि उनको दूसरे कार्यकाल का मुंह छोड़कर व्हाइट हाउस से सम्मानजनक तरीके से विदाई लेनी चाहिए। आखिरकार उनको हटना पड़ा और उनकी जगह पार्टी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया। उसके बाद से रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच तमाम मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उसी कड़ी में इन दोनों नेताओं के बीच सीधी डिबेट 10 सितंबर को हुई। यह डिबेट इतनी तीखी और जबरदस्त हुई कि इसको विश्लेषक ऐतिहासिक बताते हुए कह रहे हैं कि दोनों नेताओं ने अपनी तरफ से अगले 4 वर्षों का रोड मैप जनता के समक्ष पेश कर दिया है। कोई ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि इस डिबेट में किसका पलड़ा भारी रहा। आपको बता दें, जरूरी है कि डिबेट देखकर फेमस सिंगर और इन्फ्लुएंसर स्विफ्ट इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कमला हैरिस को नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वैसे दोस्तों, आप लोग इसको देखना चाहते हैं 2024 के इस अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विनर होते हुए, बताइएगा जरूर डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। तो वहीं बता दें, आखिर कौन है भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर, जिससे अमेरिका में मिले राहुल गांधी। उसने पीओ के निज्जर हिंदू फोबिया तक पर दिया है। भारत पर उगला है जहर। दोस्तों, अमेरिका के दौरे पर पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की विवादित मुस्लिम सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की इस मुलाकात पर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कट्टर समर्थक इल्हान उमर अपने भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती है। ये वही इल्हान उमर है जो भारत के विरोध के बाद भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे पर गई थी। पीओके में उन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी। यही नहीं, इल्हान उमर हिंदू फोबिया को लेकर भी अक्सर विवादित बयान देती रहती है। ये वही इल्हान उमर है जिन्होंने पीएम मोदी के अमेरिकी संसद को संबोधित किए जाने वाले सत्र का भी बहिष्कार किया था। पीएम मोदी जब आधिकारिक दौरे पर अमेरिका पहुंचे थे। अब ऐसे में भारत विरोधी इन नेताओं से जो राहुल गांधी ने मुलाकात की है, वाकई में ये बहुत बड़ा संकेत देता है दोस्तों कि कैसे कोई देश की बुराई सुनने के बाद भी उस लोगों से जाकर के मुलाकात कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।